नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वासी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी जो आपका पेपर चल रहा है वो आपका 26 सितंबर 2019 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोगों ने 160 तक किया था, आज 161 से करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स ऑफर्स पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन आपका जो होता है एक नेगेटिव होता है, जीरो होता है और प्लस होता है, ठीक है। आपका पॉजिटिव में जितना ज़्यादा हो वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ही उसको हम लोग पोर वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे, क्योंकि आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका वी एस माइनस वी आर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग वी एन एल, मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जब कब होगा, जब फुल लोड वोल्टेज जो है वो कम होगा, तब ये टोटल जो है ये आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो फुल लोड वोल्टेज मतलब फुल लोड वोल्टेज हम लोग कम होगा, मतलब लाइन में आपका ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का वो पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव में। चलिए तब देखते हैं यहाँ पे आपका जो पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आपका होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है पर लोड बढ़ाने से उसका टर्मिनल वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बोला, ठीक है। जिसके कारण उसका वोल्टेज रेगुलेशन अन्य जातियों के अपेक्षा सबसे खराब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, अंडर कंपाउंडेड का सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड और लास्ट में डिफरेंशियल एक्साइटेड का सबसे ज़्यादा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में आपका सीरीज का ज़्यादा होता है और ओवर कंपाउंडेड का कम होता है, ठीक है। ये आप लोग ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें से किसी का भी दे सकता है, शायद अगली बार एग्जाम में आपको दे दे, 4 ऑप्शन में दे दे, उसमें आपका डिफरेंशियल ना रहे, उसमें आपका 1 2 3 और 4 दे दे। तो आप लोगों को पूछेगा सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, तो आप बोलिएगा शंट का होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं इसी यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। और इसमें ड्रूपिंग नेचर का होता है, इसका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन जिसका होता है। ड्रूपिंग नेचर मतलब आपका ये जो देख रहे हैं ड्रॉप हो रहा है, ये जितने हैं सारे का सारे ड्रूपिंग नेचर का होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसमें आपका लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज डाउन होता है, उसको हम लोग ड्रूपिंग नेचर का कहते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव, उसमें आपका राइजिंग नेचर का होता है, माने ये दोनों आपको दिख रहा है लेवल और ओवर, ये दोनों राइजिंग नेचर का है, क्योंकि इसका लोड बढ़ने से आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। इसमें आपका वोल्टेज रेगुलेशन इसलिए नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी देखिए इसका भी सीरीज का भी आपका राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसका वोल्टेज रेगुलेशन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली माउंटेड ऑन ए पोल ऑफ प्लिंथ, ठीक है। प्लिंथ मतलब पुल के ऊंचाई पे लगाया जाता है, ठीक है, खंबे पे। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग पोल के ऊपर माउंटेड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ उसका फोटो कैसा दिखता है, ठीक है। ये होता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है। इसमें ये होता है आपका ट्रांसफार्मर, ये आपका पोल है, और इसके बीचों बीच या थोड़ा ऊपर में आपका ये
एक प्लेट के ऊपर माउंटेड किया जाता है, ठीक है। माउंटेड मतलब रखा जाता है ऊपर जाकर। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाइल एस्टिमेटिंग द ओवरहेड लाइन्स इफ द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इज 14 देन व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अर्थ सेट, मतलब अर्थिंग सेट कितना नंबर जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है। देखिए आकलन करते समय प्रत्येक 3 खंभे, मतलब एस्टिमेशन करते समय मैं प्रत्येक 3 खंभे के बाद चौथा जो खंभा होता है, मतलब पोल जो होता है, वो भूसंपर्कित किया जाता है। भूसंपर्कित मतलब अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। पहला और आखिरी खंभा भूसंपर्कित रहता है। अब तीसरा मतलब 1 2 3, 3 खंभे के बाद चौथा जो होता है वो आपका ग्राउंडेड होता है, ठीक है, मतलब भूसंपर्कित होता है, ठीक है। तो हम लोगों का 14 होगा, मतलब देखिए 14 में से हम लोगों को कितना चाहिए होगा। देखिए ऐसे करके 4 3 बड़ा 3 तो ऐसे ही हो गया 12 में, ठीक है, और +1, ठीक है। यहाँ पे नंबर हो जाएगा 4, 3 4 12, और जो आपका आखिरी और पहला, पहला में आपका ग्राउंडिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला और आखिरी खंभा आपका भूसंपर्कित किया जाता है। तो आपका आखिरी खंभे के हिसाब से आपका 3 4 12 हो गया, 3 4 12, ठीक है, और एक जो है आपका पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अब देखिए इफ द AC वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, AC वोल्टेज है करंट है, ठीक है, देन द फेज रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग फेज रिलेशन का नहीं निकाल सकते, क्योंकि फेज रिलेशन निकालने के लिए हमेशा आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है सिग्नल का, करंट और वोल्टेज दोनों का फ्रीक्वेंसी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम या उसका मल्टीपल। मतलब यहाँ पे अगर आपका 720 है, 720 का आपका यहाँ पे 360 होता तो भी निकाल सकते, आपको 180 होता तो भी निकाल सकते, 90 होता तब भी निकाल सकते, ठीक है। मतलब मल्टीपल में आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका वोल्टेज में, या वोल्टेज में जो है उसका मल्टीपल आपका करंट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 314 का मल्टीपल, 314 और 720 दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका फेज रिलेशन नहीं निकाल सकते, समझ गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए आपका जब फ्रीक्वेंसी अलग होता है तो उसका फेस कैसा दिखता है, देखिए कुछ ऐसा दिख जाता है। तो ये नॉर्मल आपका फेस जब फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहता है तब का है, ठीक है। लेकिन जब फेस आपका सेम, फ्रीक्वेंसी आपका सेम नहीं रहे, उस केस में आपका कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। आपका करंट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था तो ये वाला आपका करंट का है 720 था फ्रीक्वेंसी, और आपका वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी 314T, इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी कम है। तो देखिए यहाँ पे फेज आप कैसे मैच करोगे, किसी भी हालत में इसका फेज आप मतलब निर्णय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फेज निर्णय के लिए आपका वोल्टेज और करंट का जो फेज होता है उसको निर्णय करने के लिए आपका उसका फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए और एक बार यहाँ पर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सर्स, डोमेस्टिक मिक्सर में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक मिक्सर में आपका यूनिवर्सल मोटर यूज़ किया जाता है। इसका कारण है ये बहुत हाई स्पीड का होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल मोटर AC तथा DC, मतलब AC और DC दोनों में
अब लगभग समान गति मतलब स्पीड से काम करती है, ठीक है। तथा ये आंशिक अवश्य शक्ति मतलब फ्रैक्शनल किलोवाट की, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर की बनाई जाती है, ठीक है। इनका प्रयोग घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिल, सिलाई मशीन इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो ये मोटर सीरीज ओन्ड होता है और इसका लैमिनेशन किया जाता है आर्मेचर को, ठीक है, क्योंकि उसका लैमिनेशन क्यों करते हैं हम लोग, इसका एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन फिर से दोबारा अपने आप से एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू इम्पिडेंसेस आर गिवन एज, दो इम्पिडेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसका हम लोग का रेशियो निकालना है, Z/Z1/Z2। Z1 होगा, ठीक है। Z1/Z2 होगा तो क्या होगा, आपका Z1/Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 20/60, 5/30, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे 5, 5/20/5 तो 4 हो जाएगा, 4 आ गया। और आपका जब एंगल डिवाइड करके रखा हो तो नीचे वाला एंगल ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका 60 इंटू 30 रहता, मल्टीप्लाई रहता, तो आपका सिंपली ऐड हो जाता है, 60 + 30 इक्वल्स टू हो जाता है आपका एंगल 90, समझ गए। तो आपका जब नीचे डिवाइड रहेगा तो एंगल माइनस होगा ऊपर जाके, और जब मल्टीप्लाई रहेगा तो आपका सिंपल ऐड हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द वर्क डन ऑन और बाय ए यूनिट इन पोल इन मूविंग वंस अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू। अब देखिए एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, मानिए ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ये आपका नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल को हम लोग ऐसे अगर घुमाएंगे, मतलब आपका ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, इधर से ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, आपका वर्टिकली क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, मतलब जैसा है वैसे ही है, ठीक है। इसके साथ इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपका वर्टिकली आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो आपका ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका वायर द्वारा कट होगा, ठीक है। वायर द्वारा अगर कट होगा तो यहाँ पे आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईएमएफ मतलब ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। कैसे ईएमएफ जनरेट होगा आपका, देखिए ये आपका मानिए आपका कोई वाइंडिंग है, और भी देख सकते हैं, क्लोज्ड पाथ है ये भी, ठीक है, ये भी एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक आयरन बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसका नॉर्थ पोल हो जाए या आपका साउथ पोल हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कट हो रहा है, फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऐसे नॉर्थ करके यहाँ पे ऐसे साउथ में चल जाएगा फ्लक्स, ठीक है। और इसमें अगर घूमता रहे ये, तो ये आपका ऑप्शन सी में क्या लिखा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज बाय दैट पाथ। ये पाथ के द्वारा करंट और नंबर ऑफ टर्न जो इनक्लोज है, मतलब आपका एमएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एमएमएफ जनरेट होगा, जो कि आपका विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ का एनालॉगस होता है, मतलब एनालॉग की तरह काम करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द इम्पिडेंस, देखिए द इम्पिडेंस एट रेजोनेंस ऑफर्ड बाय ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कैसा दिखता है आपका, यहाँ पे करंट सोर्स रहता है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका कैपेसिटर, यहाँ पे आपका इंडक्टर, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, ये दोनों आपका
इक्वल हो जाता है और आपका रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम लोग के अंदर पैरेलल में जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उसका इक्विवेलेंट इसका इम्पीडेंस आपका टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आपका एक एक इम्पीडेंस से कम होता है। ठीक है, मतलब पैरेलल में कितना भी इम्पीडेंस लगाओ इक्विवेलेंट आपका कम ही आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग पैरेलल में से 2 निकाल दें, ठीक है, तो आपका इम्पीडेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा मतलब इम्पीडेंस एंड रेजोनेंस विल बी मैक्सिमम। हाँ, और इसका इम्पीडेंस होता है L/CR। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन से आता है, यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग खाली याद रखिएगा ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का इम्पीडेंस जो होता है L/CR होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सही होगा। और इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम कैसे होता है आपको मैंने बता दिया कि जब रेजोनेंस में आपका L और C इक्वल हो जाता है तो आपका पैरेलली वो दोनों मतलब काम नहीं करता, नॉर्मल आपका रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। तो पैरेलल से अगर इम्पीडेंस हट जाए तो आपका इम्पीडेंस उस सर्किट का बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको डायनामिक इम्पीडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपका पैरेलल जो सर्किट होता है वो आपका रिजेक्टर सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीरीज जो होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपका Z=R होता है। ठीक है, और पैरेलल में Z=L/CR, और दोनों में आपका रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है, इसलिए आपका पावर फैक्टर होता है यूनिटी। उसके बाद आपका होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में। उसके बाद आपका जब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, जब आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो तो आपका सीरीज सर्किट आपका कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करता है, और जो पैरेलल सर्किट है आपका इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करता है। और जब फ्रीक्वेंसी आपको ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो तो सीरीज सर्किट आपका इंडक्टिव सर्किट और पैरेलल सर्किट आपका कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, क्यू फैक्टर होता है आपका सीरीज सर्किट होता है उसका क्यू फैक्टर होता है आपका XL/R। ठीक है, और इसका भी XL/R। ठीक है, उसका मैग्नीफिकेशन आपका सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होता है, और करंट सर्किट जो पैरेलल सर्किट जो था उसमें आपका करंट मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, पर आप लोग ये जो है क्यू फैक्टर लिखा है XL/R, ये पैरेलल सर्किट के लिए XL/R नहीं R/XL होता है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, R/XL। ठीक है, उल्टा होता है। चलिए देखिए अगला पॉइंट कुछ दिया है कि नहीं, नहीं बस इतना ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिएगा, कुछ ना कुछ हर साल दे देता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कहीं पर नोट करके डेली एक बार करके देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्व द गिवन टेबल, द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स द गेट। ठीक है, ये कौन सी किसका ट्रूथ टेबल है आपका, ये आपका होता है एक्स और का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, और अगर एक्स नॉट का होता तो आपका 1 0 0 1 का हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ P एंड SI आर रेस्पेक्टिवली। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे आपका सेम या अलग एटॉम के साथ बंधन बनता है। ठीक है, मतलब आपका शेयर करता है, कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए आपका P और SI और P, इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है SI का, इसका होता है आपका 14 और इसका होता है आपका 15, तो इसका कितना होगा 2 8 और 4। ठीक है, और इसका होगा आपका 2 8 और 5। तो इसका हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको, देखिए ये आपका पहला ऑर्बिट है
ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। और बीच में हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। और बाकी लास्ट वाला ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिख रहा है, यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे एटम के साथ आपका पेयर बनता है, ठीक है, पेयर बना सकता है, ठीक है। 4 और 4 8 करके ये आपका पेयर बन के आप लोग का कंप्लीट करता है, ठीक है, लास्ट वाले ऑर्बिट को, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होता है, सेम चीज़ है आपका, ऐसे करके पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट में 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बीच में दोनों के न्यूक्लियस। तो आपका कितना हुआ, आपका सिलिकॉन का हो गया वैलेंस 4 और फास्फोरस का हो गया आपका 5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सिलिकॉन का आपका हो जाएगा 4, सिलिकॉन बाद में है, ये हो जाएगा आपका 4, और फास्फोरस का है पहले, ये हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक बार आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, मिलते हैं अगले दिन एक नए सेशन के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। चलिए तब तक टाटा, थैंक यू, बाय बाय।